हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सरफेस केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जो कैटालिस्ट से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है एंजाइम कैटालिस्ट। लास्ट लेक्चर में मैं कैटालिस्ट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट का वर्किंग मैकेनिज्म मैं डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंजाइम कैटालिस्ट। फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। हाँ, ध्यान से सुनो। चलो देखो ध्यान से, ये यहाँ पे मैं हेडिंग देने जा रहा हूँ जिसका नाम है एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम कैटालिस्ट को हम लोग बायोकेमिकल कैटालिस्ट भी बोलते हैं। बायोकेमिकल कैटालिस्ट, ठीक है, बायोकेमिकल कैटालिस्ट। ये क्या होते हैं एंजाइम कैटालिस्ट? तो ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजेनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक इन लिविंग सिस्टम, इन लिविंग सिस्टम। और लिविंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ? प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल मतलब ऐसे कंपाउंड होते हैं एंजाइम कैटालिस्ट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स और नाइट्रोजेनियस इन लिविंग सिस्टम। और ये कहाँ पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सिस्टम में, प्लांट एंड एनिमल। और जाहिर सी बात है कि प्लांट और एनिमल का डिस्कशन, इसका टोटली एक्सप्लेनेशन बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया बायोकेमिकल कैटालिस्ट, ठीक है। और जरा देखो ध्यान से, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जो एंजाइम होता है, तो आप नाम सुने होंगे प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन होते हैं उसी को एक एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। और इसी एंजाइम के अंदर, चाहे इसी प्रोटीन के अंदर कुछ एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे COOH, NH2, SH, इस टाइप के एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं एंजाइम के अंदर, मतलब प्रोटीन के अंदर। और यहाँ पे सबस्ट्रेट जो हम लेंगे, सबस्ट्रेट, क्योंकि हम लोग को मेनली बात करना है रिएक्शन से रिलेटेड, तो रिएक्शन में तो कैटालिस्ट आएगा ही और उसके सामने सबस्ट्रेट आएगा, और इसी सबस्ट्रेट का हम नाम देते हैं रिएक्टेंट। क्या नाम देते हैं? रिएक्टेंट। तो सबस्ट्रेट जो होगा वो रिएक्टेंट होगा और इसी के सामने एंजाइम आएगा, जो हम लोग मैकेनिज्म में इस बात को देखेंगे। तो ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है कि एंजाइम ही प्रोटीन्स होते हैं, इसमें एक्टिव ग्रुप्स होते हैं। और दूसरी बात कि सबस्ट्रेट इसके सामने आएगा और सबस्ट्रेट का नाम हम लोग क्या दे रहे हैं? रिएक्टेंट, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब जरा देखते हैं एंजाइम कैटालिस्ट से रिलेटेड कौन कौन से उसके खास बातें हैं, खास पॉइंट्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट, इसमें सबसे पहले बात है हाईली एफिशिएंट। याद रखना, एंजाइम कैटालिस्ट जो होता है हाईली एफिशिएंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वन एंजाइम मॉलिक्यूल, एंजाइम कैटालिस्ट का एक मॉलिक्यूल कैन कैटालाइज 1 मिलियन रिएक्टेंट। मतलब जब एंजाइम कैटालिस्ट को लाओगे और रिएक्टेंट उसके सामने आएगा, तो एंजाइम का एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके 1 मिलियन मॉलिक्यूल को अकेले ये देख सकता है, अकेले कैटालाइज कर सकता है पर मिनट, वो भी 1 मिनट के अंदर। तो एक बताओ कितना एफिशिएंट है, कितना वर्क करने में कितना फास्ट है कि 1 मॉलिक्यूल एंजाइम का सामने वाले रिएक्टेंट के 1 मिलियन को अकेले धमकी दे सकता है। हाँ, अब 1 मिनट के अंदर अंदर। हाँ भाई, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात देखो, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब ये होता है कि एंजाइम कैटालिस्ट जब रिएक्टेंट के सामने आएगा तो एक खास रिएक्टेंट के सामने एक खास एंजाइम ही काम करेगा। मान लेते हैं एक रिएक्टेंट है, उससे कुछ प्रोडक्ट P बनाना है,
तो अब इसको बनाने के लिए एक खास एंजाइम कैटालिस्ट फिक्स हो जाएगा, दूसरा लाओगे काम नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। जैसे इन्वर्जन ऑफ शुगर, अगर शुगर के हेल्प से हम लोगों को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक करना है शुगर को, तो इसके सामने एक कैटालिस्ट लाना पड़ेगा, एंजाइम कैटालिस्ट, जिनका नाम है इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज जो कैटालिस्ट है वो केन शुगर को ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी केन शुगर से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाना है तो आप इन्वर्टेज ही लेकर आएंगे, इसके अलावा काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे, अच्छा इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला, ये शुगर है। अगर शुगर के सामने तुम माल्टेज लाओगे, क्या लाओगे, माल्टेज एंजाइम कैटालिस्ट, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। सिर्फ किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज। तो अगर शुगर को जब भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो माल्टेज लाएंगे। माल्टेज फिक्स है शुगर से ग्लूकोज में जाने के लिए। ऐसे ही ग्लूकोज को अगर हम लोग इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक आपको लाना पड़ेगा एंजाइम कैटालिस्ट, जिसका नाम है जाइमेज। तो जाइमेज फिक्स है कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जाइमेज ही लाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई कैटालिस्ट नहीं काम करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। जैसे यूरिया, यूरिया को अगर अमोनिया में कन्वर्ट करना है तो इसके सामने एक कैटालिस्ट लाएंगे, एंजाइम कैटालिस्ट, जिसका नाम है यूरिज। ठीक है, मिल्क से कर्ड में जाना है तो इसके सामने एंजाइम कैटालिस्ट आता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलाई। और जो कर्ड में कन्वर्ट करते हैं उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसी के पास तो होता है एंजाइम कैटालिस्ट, मतलब लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है एंजाइम कैटालिस्ट से रिलेटेड, और ये हाईली स्पेसिफिक होता है कि मिल्क से दही बनाना है, दिमाग का दही नहीं, मिल्क से कर्ड बनाना है, दही बनाना है, तो लैक्टोबैसिलाई ही एंजाइम कैटालिस्ट काम करेगा। ठीक है, तो ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। इसको आप आराम से नोट डाउन कर लो और दिमाग में बैठा लो, दिमाग के बत्ती जला के दिमाग में बैठाना। हाँ चलो इसको लिखो। अब जरा देखो एंजाइम कैटालिस्ट का कुछ और भी मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ। प्रोटीन्स को अगर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना है तो इसके सामने एक एंजाइम कैटालिस्ट आएगा जिसका नाम है पेप्सिन। और इस पेप्टाइड्स को अगर अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है तो इसके सामने एक एंजाइम कैटालिस्ट आएगा जिसका नाम है ट्रिप्सिन। तो याद करना, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन। जैसे स्टार्च को अगर माल्टोज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एक कैटालिस्ट आएगा रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए जिसका नाम है डाइटेज। क्या नाम है, डाइटेज। और इस माल्टोज को अगर शुगर में लेके जाना है तो इसके सामने एंजाइम कैटालिस्ट आएगा जिसका नाम है माल्टेज। देखो ये माल्टोज है और जो एंजाइम कैटालिस्ट है उसका नाम है माल्टेज। ये सब आपको याद करना है, इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एकदम तुम रिसर्च कर रहे हो, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया सर, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। हाँ ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, स्टार्च को अगर शुगर में कन्वर्ट करना है तो इसके सामने एक एंजाइम कैटालिस्ट आएगा जिसका नाम है एमाइलेज। क्या नाम है, एमाइलेज। तो ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटालिस्ट आ रहे हैं जिसका स्वागत तहे दिल से आप करें और अपने दिमाग में इसको बैठा लें प्यार मोहब्बत के साथ। ठीक है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक देखो एंजाइम कैटालिस्ट का, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। एंजाइम कैटालिस्ट क्या होता है, काम करता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, मतलब एक खास टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो काम करेगा। जैसे कैटालिस्ट वर्क एफिशिएंटली इन अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर विच इज़ नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो कैटालिस्ट एक खास टेम्परेचर पर काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज कितना होता है, 298 से 310 केल्विन के बीच में। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है कि एक खास वो टेम्परेचर रेंज जिस पे कैटालिस्ट एफिशिएंटली वर्क करे, एंजाइम कैटालिस्ट एफिशिएंटली वर्क करे, तो उसी को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। खाली पढ़ना है, दिमाग में बैठाना है। और कितना होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज एंजाइम कैटालिस्ट के लिए, 298 से 300 केल्विन। ठीक है, और इसी तरीके से एक ऑप्टिमम पीएच होता है।
तो एंजाइम कैटालिस्ट एक खास पीएच पर वर्क करता है, एक खास पीएच रेंज पर वर्क करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच, और वो होता है 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में, मतलब ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक, एक ऑप्टिमम पीएच रेंज होता है जिस पे कोई एंजाइम कैटालिस्ट वर्क करता है एफिशिएंटली। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया और एग्जांपल्स हो गया एंजाइम कैटालिस्ट से रिलेटेड, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। जरा हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम कैटालिस्ट कैसे काम करता है? ये लॉक की मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, लॉक की, ताला चाबी वाला, क्योंकि तुम देखे हो कि स्पेशल टाइप के एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन में ही काम आता है। इसका मेन कारण यही है कि लॉक की मैकेनिज्म एक खास चाबी एक खास ताला के लिए ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए एक खास एंजाइम कैटालिस्ट एक खास रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे मान लेते हैं ये आपका एक चाबी समझ लो, और ये चाबी हम बनाए हैं किसके लिए? एंजाइम के लिए। ये एंजाइम आपका ई है, एंजाइम कैटालिस्ट, ठीक है। इसके अंदर देख लो कैविटी है, तो इसी कैविटी के अंदर आपका ये कैविटीज़ है, और इसी कैविटी के अंदर एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं एंजाइम के अंदर, ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। और बताओ जो ये कैविटी बन रहा है एंजाइम के अंदर, और ये सामने रिएक्टेंट है, मतलब सबस्ट्रेट, हम बता दिए थे कि सबस्ट्रेट किसको लेते हैं हम लोग? रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए सबस्ट्रेट बोलते हैं हम लोग, ये आर हो गया। तो बताओ एक खास पैटर्न जो एंजाइम के अंदर है, ये तभी इस रिएक्टेंट के साथ जाके कंबाइन होगा कि इसका पैटर्न इससे मैच कर जाए। जैसे एक खास जो चाबी होता है, जो ताला के अंदर जो हम डालते हैं, तो ये चाबी उसको तभी ओपन कर सकता है जब इसका पैटर्न उससे मैच कर सकता है। तो ये एंजाइम ई अगर ये सबस्ट्रेट से इसका पैटर्न मैच करेगा तो कंबाइन होगा, अगर नहीं होगा तो कंबाइन नहीं होगा। इसीलिए हर एक एंजाइम कैटालिस्ट का पैटर्न जो होता है सभी सबस्ट्रेट के लिए नहीं होता है, एक खास सबस्ट्रेट के लिए ही एंजाइम का पैटर्न मैच करता है, ठीक है। इसीलिए एक खास चाबी के लिए खास ताला ही खुलता है। इसीलिए कहा जाता है कि एंजाइम कैटालिस्ट हर एक रिएक्शन के लिए वो कैटालिस्ट यूज नहीं होता है, एक खास रिएक्शन के लिए खास कैटालिस्ट होता है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेशल टाइप का ही कैटालिस्ट होता है। तो ये कंबाइन कराओगे तो मैच करेंगे, जैसे मैच करेंगे तो ये मिलेंगे, उसके बाद में जाकर प्रोडक्ट आपका बनाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे रिएक्शन होता है देख लो ध्यान से। ये E फॉर एंजाइम और S फॉर ये सबस्ट्रेट, S फॉर ये सबस्ट्रेट। चलो यहाँ पर सबस्ट्रेट के लिए S मान लो, चाहे रिएक्टेंट, बात वही है। तो आपस में कंबाइन होंगे, जब कंबाइन होंगे तो ES बनाएंगे, ठीक है, और ये तभी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे जब इनका पैटर्न मैच करेगा। अब ये क्या होगा, ES जो है ये फिर फर्दर ब्रेक करेगा और एंजाइम कैटालिस्ट जैसे था वैसे बच जाएगा, और इधर प्रोडक्ट कोई S डैश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? S डैश, ठीक है। कैटालिस्ट जानते हो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है मेरे बाबू, ठीक है। तो जैसे ई था वैसे ही आपका बच गया। हाँ, ये एस बदल गया किसमें? एस डैश में। तो यही है इसका मैकेनिज्म कि एंजाइम कैटालिस्ट का जो पैटर्न होता है वो उसी रिएक्टेंट के साथ, उसी सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है कि इसके पैटर्न इससे मैच कर जाए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एंजाइम कैटालिस्ट हाईली क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो इसी लैंग्वेज को मैं लिख देता हूँ और बात आपको समझ में आ जाएगी। इसको मान लो चाबी, इसको मान लो ताला, सबस्ट्रेट ताला है, ये चाबी है, ये चाबी जाएगा अंदर, मैच करेगा तो ताला खुल जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। लेकिन एंजाइम कैटालिस्ट जैसे पहले था बाद में वैसे ही आपका बचेगा। कैटालिस्ट का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो कंबाइन होता है, फिर रिएक्शन में लास्ट में प्रोडक्ट में वो फिर वैसे ही बच जाता है। तो इसको आप नोट करो, फिर लैंग्वेज में मैं लिख देता हूँ। इफ द cavity pattern of enzyme matches with substrate pattern, then only, तो फिर वही only, then only the enzyme catalyst
कैटलाइज द सबस्ट्रेट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि जिस एंजाइम का पैटर्न सबस्ट्रेट से मैच कर जाएगा तो वही एंजाइम उसी सबस्ट्रेट को हमेशा कैटलाइज करेगा। ठीक है, जब मैच कर गया तो फिर उसके लिए वो फिक्स हो जाएगा, फिर वो दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। बात आ गई समझ में? अब जरा देखते हैं एक लास्ट टाइप का कैटालिस्ट जिसका नाम है शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट, या इसी को बोलते हैं जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स को क्या बोलते हैं? शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। और एंजाइम क्या था? पैटर्न सेलेक्टिव कैटालिस्ट, कि पैटर्न मैच करेगा तब कंबाइन करेगा। और ये जियोलाइट क्या करेगा? अगर जियोलाइट का शेप रिएक्टेंट के शेप से अगर मैच करता है तब कंबाइन करता है, तो शेप सेलेक्टिव होता है जियोलाइट। जियोलाइट्स क्या होते हैं? तो जियोलाइट्स एक आपका शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट है। ये क्या होते हैं? तो ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। एल्यूमिनो सिलिकेट्स क्या होते हैं? तो जरा देख लो, व्हेन सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स इन द 3D नेटवर्क ऑफ सिलिका, मतलब SiO2। SiO2 सिलिका के स्ट्रक्चर में से कुछ सिलिकॉन को हटाकर एल्यूमिनियम को हम जब बैठा देंगे तो बनता है एल्यूमिनो सिलिकेट्स, और इसी को बोलते हैं जियोलाइट्स। जिसे देख लो, ये आपका SiO2 का स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे भी सिलिकॉन था, लेकिन मैंने यहाँ से सिलिकॉन को निकाल दिया, सिलिकॉन को मैंने यहाँ से निकाल दिया और एल्यूमिनियम को यहाँ पर बैठा दिया, एल्यूमिनियम को यहाँ पर बैठा दिया। तो सिलिका के स्ट्रक्चर में से जहाँ जहाँ सिलिकॉन है, कुछ सिलिकॉन को निकाल के कुछ एल्यूमिनियम डाल दीजिए। तो सिलिकॉन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर भी सिलिकॉन था, यहाँ से निकाल कर एल्यूमिनियम बैठा दिए, यहाँ पर सिलिकॉन छोड़ दिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम बैठा दिए। तो इसी को बोलते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स। तो व्हेन सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स इन द 3D नेटवर्क ऑफ सिलिका, सिलिका के स्ट्रक्चर से कुछ सिलिकॉन हटाकर एल्यूमिनियम को लगा दीजिए, उसको बोलते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स। अब जरा देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया? जियोलाइट। क्या हो गया? जियोलाइट। और ये कैसा काम करता है? कैटालिस्ट। कैसा काम करेगा? कैटालिस्ट। अब जब ये रिएक्शन में जाएगा तो इस जियोलाइट के बीच में पोर्स हैं, खाली जगह है, तो इस पोर्स में रिएक्टेंट एंट्री मारेगा। रिएक्टेंट मतलब सबस्ट्रेट क्या मारेंगे? सबस्ट्रेट इसके अंदर एंट्री मारेंगे, सबस्ट्रेट जिससे रिएक्शन करा रहे हो। अगर इस सबस्ट्रेट का शेप या साइज इसके अंदर चला जाएगा, अगर इसके साइज इससे मैच कर जाएगा, अंदर चला जाएगा तो कंबाइन करेगा। और अगर इसका साइज इसके पोर्स से साइज से बड़ा है, एंट्री नहीं मारेगा, तो ये सबस्ट्रेट इसके लिए कॉम्बिनेशन में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यही बात लिखे हैं कि पोर्स ऑफ स्पेसिफिक साइज ऑन द सरफेस ऑफ जियोलाइट्स ऑन विच रिएक्टेंट ऑफ अ स्पेसिफिक शेप एंड साइज कैन कैटालाइज। मतलब इस पोर्स में, कैटालिस्ट के इस पोर्स में जो सबस्ट्रेट एंट्री मार देगा, मतलब इसका इस सबस्ट्रेट का शेप और साइज इसके शेप और साइज से मैच कर गया, चला गया, अंदर चला गया, तो ये जियोलाइट इसको, इस सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर देगा। अगर इसका शेप और साइज इससे मैच नहीं करेगा तो ये जियोलाइट इस सबस्ट्रेट को कैटालाइज नहीं करेगा। इसीलिए जियोलाइट को बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। बहुत आसान है जी, इसको पढ़ो, हम सब चीज़ लिख दिए हैं, बहुत आसान है ये, बहुत आसान। मतलब बहुत कम ही यूट्यूबर जो प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, जो चिल्लाते हैं खूब, बातें कम करते हैं, चिल्लाते ज़्यादा हैं, बातें ही समझ में बहुत कम लिखवाते हैं, बहुत कम टू द पॉइंट बात करते हैं। तो सब टू द पॉइंट है, एकदम एक एक पॉइंट आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, तो इस बात को लिखो। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ। जियोलाइट का एक फेमस एग्जाम्पल है जिसका नाम है ZSM5। ZSM5 ये जियोलाइट कैटालिस्ट है। जब इथेनॉल को ZSM5 के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये इथेनॉल को पेट्रोल, मतलब हम कह सकते हैं गैसोलीन, गैसोलीन को ही पेट्रोल बोलते हैं, तो गैसोलीन में डायरेक्ट कन्वर्ट करता है। कौन? ZSM5 जियोलाइट। ठीक है, तो इथेनॉल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कैटालिस्ट आता है? जियोलाइट आता है और ZSM5। तो ये जियोलाइट
बहुत सारे जियोलाइट कैटालिस्ट में से ये एक एग्जाम्पल है ZSM5, और इसमें क्या होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कैटालिस्ट का जितने भी IIT, JEE मेंस, नीट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं पूरे कवर कर दिया हूँ। एक मर्तबा पूरे कैटालिस्ट को अच्छे से पढ़ लो, बाकी आपको अलग अलग किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर आपके एक वीडियो के अंदर जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा वो सब उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, बात आई समझ में। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक्स जो आएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। जब तक कि ओके, थैंक यू।